अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वन मोर टाइम वेलकम टू स्पोर्ट्स ऑन। मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल शेख और आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे रेजिडेंट स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड एंकर इरफान ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा इरफान, मैचेस चल रहे हैं, T20 टूर्नामेंट चल रहा है। आज बारिश नहीं हुई, मैच तो हुआ, लेकिन फिर सबसे पहले हम मैच की बात कर लेते हैं कि न्यूजीलैंड का श्रीलंका के खिलाफ मैच का आगाज़ काफ़ी मायूस कुन था। टॉप ऑर्डर एकदम से लड़खड़ा गया, दोनों ओपनर सिर्फ एक एक रन बनाकर आउट हो गए। और आपको पता है जब ओपनर्स मतलब इस तरह थोड़ा सा हिल जाएं और ना खेल सकें, थोड़ी सी भी गेंदें ना रन बना सकें, तो टीम बड़ी डिसहार्ट हो जाती है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखें, जिस तरह हमने शुरू से बात की कि ये कंडीशन जो है ये शुरू के 5-6 ओवर या 4-5 ओवर तो मस्ट नई न्यू बॉल जो है वो स्विंग करती है। ठीक है। और इसमें हर मैच में हम देख रहे हैं कि जो टीमें हैं वो ज़रा डोमिनेट करती हैं बॉलिंग साइड के लिहाज से। और पहले इसीलिए दावत भी दी जा रही है कुछ टीमों को। हमने देखा अगर विंडी एटमॉस्फेयर है या आपको क्लाउडी है तो उसमें आपको बॉल ज़रा ज़्यादा सीम स्विंग करता है। तो उस लिहाज से जब वो खेलने के लिए आए तो बॉल थोड़ा सीम स्विंग कर रहा था। उन्होंने दोनों ओपनर्स को भी आउट किया। इवन केन विलियमसन जो उनके कैप्टन बड़ा टेक्निकल साउंड बैट्समैन माने जाते हैं वो भी अर्ली ऑन आउट हो गए। तो उसके बाद बड़ा उनके लिए अच्छा था कि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि इनको थोड़े टोटल पे आउट करते। बट बड़ी टीम और छोटी टीम के अंदर यही डिफरेंस है। ये बड़ी टीम जो होती है वो हर सर्कमस्टांसिस में ऐसा खेलती हैं कि बेहतर खेलती हैं कि वो अपने आप को उसमें से निकाल के बाहर लेके आती हैं। इधर जितनी तारीफ की जाए ग्लेन फिलिप की, क्या खूबसूरत उन्होंने सेंचुरी स्कोर की 62 बॉल्स के अंदर। और ये देखें आप कितनी मुश्किल सूरत हाल थी, फिर भी उनका स्ट्राइक रेट देखें तो आपको 160 प्लस है। ये कि बहुत रेयर होता है कि अगर आप जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान का 1 या 2 आउट हो जाए तो हम एक शेल में चले जाते हैं। बिल्कुल, हम तो और परेशान हो जाते हैं। और हमारे लिए तो अभी ओपनर ने परफॉर्म नहीं किया तो हम 130 नहीं बना सके। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारी क्रिकेट के लिए कि हम उस माइंड सेट को, जो नेगेटिव माइंड सेट है कि अगर हम तेज खेलने की तरफ जाएंगे तो आउट हो जाएंगे, और जो एक हमने अपना स्टेट ऑफ माइंड ये भी बना लिया है कि हर मैच को आखिरी ओवर तक लेके जाना है, चाहे चेस करते हुए या बैटिंग करते हुए भी आखिरी 3-4 ओवर में हिटिंग करनी है। ये बहुत गलत बात है और यही अप्रोच आपको जो है वो डेंट भी कर रही है परफॉर्मेंस के अंदर भी। आज मजीद इस मैच के ऊपर बात करें तो जिस तरह मैंने कहा कि ग्लेन फिलिप की बहुत शानदार इनिंग्स थी। आज उन्होंने डेरल मिचेल को चांस दिया, वो अपनी फिटनेस के मसाइल की वजह से टीम का पार्ट नहीं थे, बट बड़े ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन है। हमें वर्ल्ड कप के अंदर भी इनकी 1-2 इनिंग्स याद है, बड़ी ज़बरदस्त। इन्होंने खास तौर पे इंग्लैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल में इनिंग्स खेली थी वो मेरे ख्याल वन ऑफ द बेस्ट इनकी क्लासिक इनिंग्स थी। उन्होंने अच्छा साथ दिया बट उनका स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा नहीं था। बट पॉइंट यही था दोनों का कि एक पावर हिटिंग कर रहा था, एक साथ एंकर कर रहा था इनिंग्स को। तो एक अच्छा मोर देन रीजनेबल टोटल उन्होंने बना लिया, क्योंकि दे वर नोइंग कि इस कंडीशन के अंदर 150 प्लस बहुत डिफेंडिंग एक टोटल है और हम इजीली इसको कंट्रोल कर लेंगे, और वो कंटेन उन्होंने कर भी लिया। इसी तरह श्रीलंका की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो जिस तरह मैंने लास्ट मैच में बात की, इनका पेस अटैक, इनके पास जो एक डिसेंट पेस बॉलर होने चाहिए वो 2-3 हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद इनके पास जो असल जो बैंक करती है, रिलाई करती है, वो अपने स्पिनर्स पे करते हैं, ठीक है। तो स्पिनर्स इनके एशियन कंडीशन के लिहाज से तो बहुत अच्छे हैं, बट इन कंडीशन जो है ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है या न्यूजीलैंड की भी समहाउ ऐसी है, उधर स्पिनर ज़्यादा बेनिफिशियल होते नहीं है। बॉल पड़ने के बाद प्रॉपर ग्रिप नहीं करता, जिसकी वजह से टर्न जो है स्पिनर को ज़रा कम मिलती है। तो यही अफेक्ट उनके ऊपर आया श्रीलंका के पास कि क्वालिटी पेस बॉलर ज़्यादा ना होने की वजह से जब उनको थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिली न्यूजीलैंड को तो उन्होंने अटैक किया, और अटैक करके उन्होंने फिर एक मोर देन रीजनेबल टोटल जिस तरह मैंने कहा वो कर लिया। ठीक है, उन्होंने तो कम बैक कर लिया। हाँ, तो अब वो अगर हम अब इन कंपैरिजन बात करते हैं, जिस तरह श्रीलंका ने फिर उसको चेस करने की तरफ आए, तो न्यूजीलैंड की मुझे मानना ये है कि पाकिस्तान के अलावा अगर दूसरी किसी बॉलिंग लाइनअप है जिसकी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप कहना चाहिए तो वो न्यूजीलैंड है। इनके पास भी तमाम तरह की वो एबिलिटीज़ पेस अटैक के अंदर हैं। सऊदी की बात कर लें, ट्रेंट बोल्ट की बात कर लें, इनके इवन जो स्पिनर है वो भी बहुत जो पुराना है, लेग ब्रेक बॉलर सऊदी भी अच्छा है। तो इनके पास भी पूरी हर तरह की वैरायटी इनके पास अवेलेबल है, और जिन बॉलर भी इनके पास बहुत सीजन हैं जो कि 3-3, 4-4 साल से, या सऊदी और की बात करें या हम ट्रेंट बोल्ट की, तो ये तो 8-10 साल से टीम का पार्ट है, तो बहुत लंबे टाइम से क्रिकेट खेले और T20 क्रिकेट को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। तो उन्होंने वही उसी तरह अटैक किया, जिस तरह बैटिंग में उन्होंने फिर कवर अप किया, बॉलिंग में उन्होंने शुरू में उनके अर्ली 3-4 विकेट्स ले ली और उनको समझने का मौका नहीं दिया। थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की राजापस्का ने। राजापस्का हम सबको याद होगा एशिया कप के फाइनल में जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, और सिंगल हैंडली
मैच को हमसे अवे ले गए वो। आज थोड़ा सा उन्होंने रेजिस्टेंस शो की, बट वो कोई लंबा लास्ट वो भी नहीं कर सके। और एंड में अभी थोड़ी सी जो एफर्ट है उनके कैप्टन जो है शानी का, वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, बट नेवरदलेस देयर इज नो यूज ऑफ इट। अब तो टाइम गुजर गया, बिल्कुल 99 रन हो चुके हैं, लेकिन 9 विकेट्स गिर चुकी हैं और 12 बॉल रह गए, लेकिन ऑलमोस्ट 70 रन रहते हैं। तो अब इस वक्त तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है। और इसके साथ में नाहिल मजीद ये है कि श्रीलंका के लिए मुझे लगता है कि आज वर्ल्ड कप भी तकरीबन अनऑफिशियली तो आज क्लोज हो चुका है। अच्छा, आपको लग रहा है उनके हाथ में अब उनके हाथ में चांसेस बहुत कम रह गए हैं, वो नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि अब जो न्यूजीलैंड भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह बड़ा उनके 3 पॉइंट से आज 5 पॉइंट हो जाएंगे, तो वो तो समहाउ बड़े एक सेफ जोन में आ चुके हैं और आगे से मेरा ख्याल है एक मैच उन्होंने और जीतना है तो वो क्वालिफाई कर देंगे। जो अब रियल फाइट जो हमें नजर आएगी वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं काश वो मैच कल हो जाता, बारिश हैम्पर ना करती, तो हमें ये सिनेरियो और आज क्लियर होना था किसके ज्यादा चांसेस है, बट कल बारिश की वजह से दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। तो अब ये ग्रुप जो ए है ये ज्यादा टाइट होता है। मैंने जैसे कहा कि 3 टीमों के अंदर जो मैच पड़ेगा, कि हर पूल के अंदर 3-3 टीमें जरा स्ट्रॉन्ग साइड हैं। इस पूल के अंदर जो है वो न्यूजीलैंड तो समहाउ सेफ जा रहा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच इसमें आएगा और देखना पड़ेगा कि दोनों में से कौन अपने रिमेनिंग मैचेस जीता है और किसने मार्जिन से जीता है। शायद हो सकता है कि ये किसी जगह पे जाके इनके इक्वल पॉइंट्स हों और फिर रन रेट ये डिसाइड करे कि कौन आगे सेमीफाइनल। अच्छा इरफान, जैसे आप कह रहे हैं कि आज ऑलमोस्ट श्रीलंका के लिए ये अनऑफिशियली खत्म होता जा रहा है वर्ल्ड कप जी, तो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से वो इस मतलब वर्ल्ड कप में नहीं परफॉर्म कर सके, उनके हाथों से निकल गया? देखिए मिनाइल, जिस तरह जो हमारे प्रॉब्लम से समहाउ उनके भी ऐसे ही थे। ठीक है। एक तो एशियन टीम्स जो है ना वो इन कंडीशंस के अंदर हैबिचुअल नहीं होती। दे यूज्ड टू प्ले इन एशियन कंडीशन मोर, और इधर उनको ये आप जब कंडीशंस कहते हैं तो आप वेदर कंडीशंस कह रहे हैं या मतलब जो वो विकेट की कंडीशन है? सारा कुछ इसमें शामिल होता है। एक तो क्लाइमेट का भी इफेक्ट होता है, वेदर का भी आ जाता है, प्लस आपका जो ये कंडीशन है इसलिए डिफरेंट है कि हमारी जो पिचेस हैं उसके ऊपर बॉल लो बाउंस पे रहता है, सीम और स्विंग तो होता ही नहीं है। अच्छा, लेकिन इरफान दूसरी साइड पे जब आप कह लेंगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आयरलैंड ये लोग जब आते हैं, फॉर एग्जांपल यूएई में जब क्रिकेट होता है, तो क्या ये लोग भी चैलेंज होते हैं वहां की कंडीशन से ना, या मैं नहीं? उसी तरफ आने लगा था। तो ये बेसिकली हमारे जो टीम है ये ज्यादा 80% 90% इधर खेलती है, जब उधर जाती है तो इनको प्रॉब्लम होता है। ठीक है। इसका सोल्यूशन ये था, जैसे 92 के वर्ल्ड कप के हम एग्जांपल देते हैं, उसमें ये सोल्यूशन है कि आप अपनी टीम को कम से कम मंथ 1.5 मंथ पहले इवेंट से पहले लेके आते। अच्छा। बट क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है कि आपके पास चांस नहीं है, बहुत कम टीमों के पास मार्जिन था कि वो पहले आके अपने प्लेयर्स को एडजस्ट करते। दूसरा जो क्वेश्चन आपने किया कि क्या वो टीमें भी होती है प्रॉब्लम में, बिल्कुल आती हैं। वो जब एशियन कंडीशन में आती है उनको भी प्रॉब्लम होता है, वो उस तरह नहीं खेल पाते, बट अब उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि उनके लड़के मोस्टली, जैसे इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की देखें, तो उनके मोस्टली लड़के PSL और IPL में बहुत खेलते हैं। जब वो हमारी लीग के अंदर खेल के एशियन कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो वो काफ़ी हद तक हमारे बाउंस, स्पिन और ये टर्न से काफ़ी क्विंटस रख लेते हैं। तो जब उनको खेल के ज़्यादा जितने, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खेलेंगे उतना कस्टमाइज होंगे इन चीज़ों से, इन कंडीशंस के साथ, विकेट्स के साथ, उस बाउंस के साथ, वो सारा आप एडजस्ट कर देते हो। जाहिर बात है, आपको तो एक कंडीशन की आदत होती है, दूसरे में एकदम से आप जब जाते हो आपकी आदत ही नहीं बनी होती है, एकदम से आपके लिए एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट होता है, तो आप उससे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है कि अब वो लोग ज़्यादा प्रोफेशनल कहना चाहिए, या इस चीज़ों को हमारे लड़के कम जाते हैं और उसका इफेक्ट यही आता है कि हमारे लड़के जब जाते हैं तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बट इसमें ये कोई इंटरनेशनल लेवल पे एक्सक्यूज नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप उस कंडीशन से आए थे और ये था, ये आपका तो काम है। ये कंडीशंस पाकिस्तान ने, हमने देखा पाकिस्तान ने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, श्रीलंका भी आप कह रहे हैं इसी वजह से कर रही है। बिल्कुल ऐसे। इंडिया के बारे में क्या ख्याल है? इंडिया में वही उसी तरफ आ रहा था कि इंडिया एक ऐसी साइड अभी नजर आ रही है एशिया की तमाम टीमों के अंदर, जैसे बांग्लादेश भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, पाकिस्तान भी नहीं कर रहा, श्रीलंका भी नहीं कर रहा, इंडिया अच्छा कर रहा है। इंडिया को प्रॉब्लम आता है जहाँ सीमिंग कंडीशन होती है, जब बॉल सीम और स्विंग करता है तो इंडियन बैट्समैन सफर करते हैं। बट बाउंस पे मैंने देखा हमेशा कि बाउंस उनको मैटर नहीं करता, और वो चाहे टेस्ट मैचेस के आने, इंडिया ने टेस्ट सीरीज जीती भी हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज आना बहुत बड़ी बात थी, वो उसमें बड़े सक्सेसफुल रहते हैं। सिर्फ वो फंसते हैं उनके प्लेयर और उनके ओपनर जब बॉल सीम और स्विंग हो रहा हो, वन सीम और स्विंग इज इन कंट्रोल, तो फिर उनके तमाम बैटर जो है वो बाउंस उनको डिस्टर्ब नहीं करता, वो बाउंस को अच्छा खेलते हैं, और उनकी अभी तक की जो सक्सेस नजर आ रही है वो इसी वजह से आ रही है। और अगर इंडिया को किसी जगह ऐसी कंडीशन मिली जहाँ पे आपको सीम और स्विंग ज्यादा है, तो आई एम स्टिल
क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इंडिया सफ़र भी करेगा, और अगर लेट्स सपोज किसी ऐसी जगह पे इनके इंडियन के बॉलर्स को बॉलिंग करना पड़ी जब इनको फ्लैट विकेट है, उधर इनके बॉलर भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके बॉलर भी जो अगर कंडीशन हो, क्योंकि इनके सबका पेस, शामी के अलावा अगर मिस्टर कुमार की बात करते हैं, चाहे हम दूसरा प्रदीप की बात करते हैं, तो ये दोनों का पेस जो है वो 130 नॉच का है, तो 130 या उससे बिलो नॉच के बॉलर को हिटिंग करना बहुत कन्वीनियंट होता है। तो ये मेरा ख्याल है ग्रेजुअली टीमों इस पेस पे वर्कआउट भी कर रही होंगी, देख भी रही होंगी, और ये जो यूरोपियन साइड है या ऑस्ट्रेलियन साइड की बात करें, न्यूजीलैंड देखें, तो ये प्रॉपर होमवर्क करके आती हैं टीमों के ऊपर, और ये हमारा जो इन्होंने टारगेट करना है वो स्पिनर को करना है या इनकी भी वीकनेस के ऊपर करेंगे। और मेरा ख्याल है, लेकिन जहाँ तक अभी तक करंट स्टैट्स हैं, भारत इज गोइंग वेल, वो अच्छा खेल रहा है, हमारी टीमें भी हैं। कल का दिन की अगर बात करें तो कल का दिन पाकिस्तान के लिए शायद इस वर्ल्ड कप का सबसे क्रूशियल दिन है। उसमें अगर जो एक विंडो हमने कल, जिस तरह आपने पूछा था मेरे से कि कोई है, कल पाकिस्किस्तान के लिए बड़ा दिन है कि हम आगे उस पे के अच्छा ये टीम हारे तो हम जीतने के हमारे ज्यादा चांसेस हैं। जो आपने जिस तरह मेरे से कल पूछा था कि क्या कोई अभी ऑप्शन है, तो हमने कहा था वो टीम जीते वो हारे, तो वो कल दिन आ चुका है। तो मतलब अगर कल बांग्लादेश जिम्बाब्वे से हार जाए और इंडिया बांग्लादेश जिम्बाब्वे से जीत जाए, अच्छा, और हम इंडिया नीदरलैंड को हरा दें और फिर तीसरे मैच में इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा दे, तो हमारी जो होप्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगी। 3 मैचेस में हमने दुआएं करनी है, मतलब एक अपनी टीम के लिए और बाकी 2 दिन हमने दूसरी टीमों के लिए करनी है। क्योंकि अगर हमने ये चीज ना की और तीनों मैच हमारी मर्जी के मुताबिक अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो ऐसा हो गया, तो हमारा जो होप्स हैं वो लाइव रहेंगी। अगर खुदा न खास्ता ये डिसीजन तीनों मैचेस में किसी एक का भी चेंज होता, तो फिर हमारे जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बताती चलूं कि श्रीलंका 1 और 2 पे पूरी टीम आउट हो चुकी है, तो अब आप क्या देख रहे हैं इनका, मतलब अनऑफिशियली ये खत्म हो चुका है इनका सफर? समहाउ मेरा ख्याल है कि इनका जो वर्ल्ड कप है वो उसका जर्नी खत्म हो चुका है, और उस पूल के अंदर भी 2 टीमें तो बड़ी क्लियरली नजर आ रही हैं, बाहर हो चुकी हैं। हमारे पूल में भी 2 टीमें, जैसे एक नीदरलैंड है या बांग्लादेश कह सकते हैं, वो आउट हो चुकी हैं, मतलब वो उनका भी चांस नहीं है। अब देखना पड़ेगा कौन सी टीम। कल हमारे पूल का भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी कि क्या पोजीशन हो सकती है। बट जिस तरह मैंने कहा एज ए सेड अर्लियर कि हमें कोशिश ये करनी है कि तीनों मैचेस के अंदर आवाम दुआ करे। अभी फिलहाल हम डिसअपॉइंट भी बहुत ज़्यादा, डिसहार्टनिंग भी एक सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, बट एक हमें लेकिन अब आप जैसे कल कह रहे थे कि अब चांसेस हैं कि हमारी पाकिस्तानी टीम अब फेयरलेस क्रिकेट खेलेगी, अब खेलेगी। मैंने आपको कल भी शायद कहा था पहले भी कि अब इनको देखें, अब इनके माइंड से सारे डर खत्म हो गए। अब तो देयर नथिंग टू लूज, अब तो आपने अटैक करना है और खेलना है। अब तो वो क्योंकि अब अगर हम मैच हारेंगे भी तो हम तो हार ही गए, इससे बेहतर हम एक दफा खेल के हारे और अच्छा बड़ा टोटल करें बैटिंग में, बॉलिंग के अंदर भी वो पूरा अटैक करें जल्दी आउट करने की। कोई अब कुछ तो आपने अपनी, वो कहते हैं ना, इज्जत बचानी है, कुछ आपने रिस्पेक्ट के लिए भी खेलना है कि चलें जो 2 मैचेस में हुआ, हमने अगले 3 मैचेस में बहुत मारा अपोजिशन को, तो अब वो थोड़ा सा टीम के माइंड के अंदर ये भी होगा कि हम इस तरह खेलें क्रिकेट के, हम अपनी वो जो सेल्फ एस्टीम है उसको इंटैक्ट करें दोबारा से, और थोड़ा सा एक मैसेज दें कि बस वो वी हैड जस्ट 2 बैड डेज और हम अगले मैचेस में देखें बड़े मार्जिन से जीते रहें। और मेरा ख्याल है कि अगर किसी तरह भारत साउथ अफ्रीका को कल हरा देता है तो हमारी एक दफ़ा से फिर आज से उम्मीदें जाग जाएंगी। तो ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में, जैसे पहले भी एक दफ़ा शायद मुझे याद पड़ता है ऐसा सिनेरियो आया कि पाकिस्तान ने दुआ की है, ख्वाहिश की है कि भारत जीत जाए। ये तो भारत को हमारा दोस्ती का जो मान, दोस्ती का तो नहीं, नेबर होने का मान अदा करना चाहिए। हम कल अदा कर देंगे, हम दुआएं करके उनके हक में। तो उनको नहीं, हमारे दुआओं से ज्यादा उनके प्लेयर्स की इंटेंट भी होनी चाहिए। मुझे याद पड़ता है वर्ल्ड कप के मैच के अंदर वो इंडिया ने जान के एक मैच हारा, जो अगर वो जीते तो हम क्वालिफाई कर सकते थे। तो उन्होंने, हम अगेन प्रोफेशनली कह नहीं सकते, बट तनकीद बहुत ज्यादा हुई कि भारत वो मैच जीत सकता था, भारत ने जीता नहीं। तो हिस्ट्री तो जो प्रेसिडेंट बनता है वो यही बनता है कि वो हर जगह पे वैसा खेलते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि दे आर प्रोफेशनल एज वेल। प्लेयर्स जो 11 अंदर खेलते हैं जाके, उनकी हमेशा कोशिश यही होती है कि टीम उनकी जीते, और वी हैव फिंगर क्रॉस्ड कि भारत कल का मैच जीते और हमारे लिए जो एक अल्लाह ने विंडो ओपन छोड़ी हुई है वो ओपन ही रहे और हम किसी तरह क्वालिफाई कर जाए सेमीफाइनल के लिए। अच्छा, हमारा फील्डिंग का इशू बहुत आता है हमारे मैचेस में, ठीक है? आपको क्या लगता है कब तक ये ठीक होगा और इसको ठीक करने के लिए हम क्या करें? लेकिन इसका मुझे आप जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद। लेते हैं हम ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो क्वेश्चन मैंने ये पुट किया था इरफान साहब के सामने कि हमारा फील्डिंग इशू है, ठीक है? हम उसकी वजह से हार जाते हैं, हम मार भी खाते हैं उसकी वजह से,
तो हम फील्डिंग को कैसे ठीक करें? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद पिछले 60-70 साल में नहीं ठीक हुआ, तो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है? उसकी 2-3 रीज़न है। एक तो ये रीज़न है कि हमारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, वो मोस्टली क्रिकेट जो खेलते हैं वो गलियों में खेलते हैं। ठीक है। और अगर जो बच्चे ग्राउंड में खेलते भी हैं तो हमारी ग्राउंड की कंडीशन ऐसी नहीं है जिस पे बेचारे वो डाइव लगा सके। इन कंपैरिजन अगर आप जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के जो लड़के हैं बच्चे, वो पहले दिन से जब बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करता है, 4-5 साल का होता है या उससे 8-10 साल का, तो प्रॉपर ग्राउंड में क्रिकेट खेलता है। वो गलियों शलियों में नहीं खेलता जहाँ आपका हार्ड सरफेस नहीं होता, वो ग्रास पे और अच्छी क्वालिटी का घास पे क्रिकेट खेलता है। जिससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर पहले दिन से ये एक उसका ट्रेनिंग का या स्पोर्ट का पार्ट होता है कि उसने डाइव भी लगानी है, उसने लंबा स्किट भी करना है, उसने सारा कुछ जो एक फील्डिंग के लिहाज से रिक्वायरमेंट है उसने पूरी करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है, क्रिकेट भी जो में बैटिंग और बॉलिंग का कहा जाता है कि ये टैलेंट के साथ आती है। फील्डिंग एक वाइज चीज़ है जो पैशन के साथ होती है और इसको आप डेली निखार सकते हो। बैटिंग और बॉलिंग को आप थोड़ा इम्प्रूव तो कर सकते हो, लेकिन आप ऑल टुगेदर चेंज नहीं कर सकते। फील्डर अच्छा आप वही बनेगा जिसके अंदर उसका पैशन होगा, उसका शौक होगा। अगर आपके अंदर उसका ईगरनेस नहीं है, आप अपनी फील्डिंग को एंजॉय नहीं करते, तो आप सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेलते रहें, आप कभी अच्छे फील्डर नहीं बन सकते। तो इसका तो बड़ा सिंपल और बड़ा एक स्ट्रेट किस्म का फार्मूला है फील्डिंग के लिहाज से कि जितनी ज़्यादा आप फील्डिंग करेंगे और जितनी ज़्यादा आप शौक के साथ फील्डिंग करेंगे तो यू कैन बिकम ए बेटर फील्डर। और जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि बच्चा हमारा शुरू से नहीं आता, पिछले उसने 10-15 साल टीम में आने से पहले कभी डाइव बहुत रेयर लगाई होती है, या तो वो इंटरनेशनल लेवल पे आके ये शुरू करता है या जब डोमेस्टिक खेलता है तो डोमेस्टिक में उसको प्रॉपर ग्राउंड्स मिलना शुरू होती हैं। उसके अंदर भी उसके कहीं ना कहीं स्केयरनेस रहती है कि मैं डाइव लगाऊंगा, मैं इंजर्ड ना हो जाऊं। अच्छा डाइव लगाई तो मेरा ब्रूजेस ना आ जाए, तब तक ये काफी बड़े हो चुके हैं। बड़े हो जाते हैं तो फिर उस टाइम आके इसको स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब बच्चा शुरू से एक चीज़ कैरी कर रहा होता है, शुरू से एक चीज़ की प्रैक्टिस होती है, तो उसके लिए बड़ा ईजी होता है उसको फिर कंटिन्यू करना। और बाकी अभी तो खैर वक्त के साथ काफ़ी ज़्यादा फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, सब कोचेस बहुत ज़्यादा आ गए, ट्रेनर आपके साथ बहुत अच्छे हैं। एक ही चीज़ आपको इसमें करनी है फील्डिंग में, वो मनाहिल बड़ा ये है कि आपको उस फील्डर को पैशनेट होना पड़ेगा। जैसे हम हमारी टीम के अंदर बात करें तो शादाब एक ऐसा फील्डर है जो हमेशा स्टैंड आउट किस्म का नज़र आता है हमें बाकी पूरी टीम के साथ। वो जितनी ज़्यादा डाइव लगाता है, आल्दो के पिछले इंग्लैंड सीरीज़ के अंदर उसने कैचेस छोड़े भी, लेकिन ये हो जाता है क्रिकेट में, बट उसका एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस बाकी फील्डर से नज़र आता है कि जिस तरह की वो डाइव करता है, जिस तरह की वो गेंद को रोकता है, वो एक मेरा ख्याल है बाकी पूरी टीम के लिए भी एक आइकॉनिक प्लेयर है फील्डिंग के अंदर। अच्छा चले अब कल के मैचेस की बात करते हैं। कल 3 मेन मैचेस हैं, ठीक है। सबसे पहले होगा बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे का, तो उसके लिए आप क्या देख रहे हैं कि किस टीम का ज़्यादा पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए वैसे तो अगर हम देखा जाए तो ऑन पेपर तो दोनों एक तरह की टीम्स हैं, तो बहुत ज़्यादा हम इसमें कर नहीं सकते फ़र्क। बट ये है कि जिम्बाब्वे ने जिस तरह से एक बड़ी टीम को हरा के, हमें हरा के वो इस मैच में आ रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है इस पर जी, वो अनप्रेडिक्टेबल भी कह सकते हैं। दूसरा ये कि उनकी कॉन्फिडेंस बड़ी, मोमेंटम बड़ा मैटर करता है क्रिकेट के अंदर। बांग्लादेश का ये है कि वो बिट्स एंड पीसेस में अच्छा खेल रहे हैं, कभी एक आधा प्लेयर अच्छा खेल रहा है, कभी एक आधा स्पेल अच्छा हो रहा है, बट एज ए टीम वो अच्छा बिल्कुल नहीं खेल रहे। प्लस जैसे मैंने अभी आपको शुरू में कहा कि एशियन टीम इन कंडीशन के ऊपर वैसे भी यूटिलाइज नहीं कर पा रही, ठीक है। बट हम उम्मीद करते हैं कि कल बांग्लादेश हमारे पुराने भाई होने का, अभी भी भाई हैं हमारे वो मशरकी पाकिस्तानी थे और उनको चाहिए कि वो हक अदा करें और अब अपने भाइयों के लिए ज़रा जोर लगा दें। और अगर वो भी हमारे नेबर हैं, वो अगर कल जीते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो हमारा पहले एक थोड़ा सा आसरा हो जाएगा, दिलों को ज़रा सुकून मिल जाएगा। तो और फिर हमने भी सेकंड मैच जो है नेदरलैंड्स वर्सेस पाकिस्तान का है, वो भी अब तो ये वैसे तो हम पहले बात करते थे कि पाकिस्तान ने इतने रन रेट से जीतना है, बड़े मार्जिन से जीतना है। अब दुआएं ये है कि भाईजान जीतना है आपने, तो जीतेंगे तो अगली बातें शुरू होंगी, उसने जीतना है, उसने हारना है, ये तो बात की चीज़ है। पहले सबसे पहले आपने खुद जीतना है। वैसे नेदरलैंड्स वर्सेस पाकिस्तान का आप क्या ट्रेंड देखते हैं अभी तक? क्योंकि नेदरलैंड्स भी हारा भी है, जीता भी है। नहीं, अभी तो T20 में तो हम उनसे कभी नहीं हारे, हम उनसे हमेशा मैच जीते हुए हैं। नहीं, नेदरलैंड्स मतलब अभी तक T20 में बाकी मैचेस में हार भी रहा है और जीत भी। हाँ, क्वालिफाई राउंड में हजारी बात है, वो जीते हैं एक मैच और फिर ही क्वालिफाई किया उन्होंने, वो आगे आए अपनी रन रेट की वजह से। अभी हमने जो लास्ट अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो ट्राई नेशन सीरीज थी उससे पहले हमने उनके साथ 3 ODI खेले, 2 मैचेस तो उन्होंने बहुत टफ किस्म के पाकिस्तान को कंपटीशन दिया और बड़ी मुश्किल से हमने उनसे वो 2 मैचेस जीते। तो टीम बहुत बैलेंस है उनकी, बड़ी ज़बरदस्त है, उनके लीड्स खास तौर पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग लाइनअप उनकी बड़ी तगड़ी है।
तो वो आपको इजी हरीफ तो बिल्कुल नहीं हम कह सकते। इजी हरीफ तो सबने जिम्बाब्वे को भी कहा था। इजी हरीफ तो मेरे ख्याल से हम किसी को नहीं कह इजी हरीफ कह के ना फिर उनको लाइट ले लेते हैं ना, फिर हम हार जाते हैं। वो 12 टीमें देखे ना, 16 में से 12 अब आगे आ चुकी हैं, तो वो 12 तो आप कह ही नहीं सकते किसी को इजी। तो उनका भी यही होगा कि पाकिस्तान को पूरा अटैक करें, सब कुछ करें, बट हमने अब जो आपके माइंड के अंदर स्केयरनेस थी, जो डर थे, वो सब आपके निकल जाने चाहिए। ऐसी कोई चीज जो वीकनेस है नीदरलैंड्स की जो पाकिस्तानी टीम को कल पकड़नी चाहिए? बिल्कुल है, वो ये है कि न्यू बॉल जब सीम और स्विंग, हमारा खास तौर पर जिस तरह का पेस अटैक है, हमें उनको बिल्कुल स्पेस नहीं देनी, हमने टोटल अटैक की तरफ जाना है। ये गलती जो पहले दोनों मैचेस में की कि हमने 2-4 आउट करके रिलैक्स कर जाते हैं कि अब ये बड़ा टोटल नहीं करेंगे। हम कर क्या रहे हैं कि हम वेट करते हैं कि दूसरी टीम मिस्टेक करके आउट होगी। क्रिकेट में अब होता नहीं ऐसे, अब आउट करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है और कंटिन्यूसली आपको आउट करने पड़ते हैं। और पाकिस्तान ने अब यही करना है। इवन हमें लास्ट मैच के अंदर भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के 97 पे 7 आउट कर दिए थे। आखिरी 2-3 विकेट जो है वो 130 तक ले ली। आइडली तो हमें वो एक 10-15 पे रैप अप कर देना चाहिए था। तो अब आपने भारत के केस भी यही गलती की, 4 आउट करके हमने स्पेस दी उनको, उन्होंने ब्रीदिंग स्पेस लेने के बाद अटैक किया और फिर आपको खड़ा नहीं होने दिया। तो कल हमें नीदरलैंड के केस यही करना है कि अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं, लेट्स सपोज, तो हमने उनको जल्दी अर्ली ऑन विकेट्स लेने की कोशिश करनी है। और अगर हम बैटिंग करते हैं पहले, तो हमें तेज खेलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी किसी तरह 160-70 से ऊपर का टारगेट दे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर पाकिस्तान ने 130-40 क्या करना चाहिए, अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमें 160-70 का टारगेट देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पर्थ की विकेट है। हाँ, और दूसरा ये है कि अगर हम उनको पहले हम टॉस दी जाते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो फिर आपने ये कोशिश करनी है कि उनको किसी तरह 120-25 के अंदर कंटेन रखें, क्योंकि उससे ज्यादा टोटल हुआ तो आप पहले भी नहीं चेज कर पाए इन कंडीशन के ऊपर। ठीक है, फिर तीसरे मैच के ऊपर आ जाते हैं, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इसमें क्या आपकी है कि कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर चांसेस रखती है जीतने के? देखिए, इन कंडीशंस को कंसिडरेशन में रखते हुए मुझे ऑन पेपर तो साउथ अफ्रीका बेहतर नज़र आ रही है। जिस तरह का उनका बॉलिंग लाइनअप है, बैटिंग भी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह डिकॉक ऊपर से रन्स कर रहे हैं, रिली रोसो बहुत अच्छी फॉर्म में है, नीचे उनके पास मिलर बहुत बड़े पावर हिटर हैं, तो और स्टैट्स या जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है तो वो स्ट्रॉन्ग है। बट हम कल यही चाहेंगे, दुआ भी है, उम्मीद भी है कि भारत जीते, हमारी सारी सपोर्ट उनके साथ है और हम यही दुआ करेंगे कल एक साउथ अफ्रीका के लिए, जिस तरह वो फेमस है चोकर्स के लिहाज से कि हर इवेंट में आके बड़े मैच पे वो चौक करते हैं। तो हमारी यही है कि कल हमारे लिए भी थोड़ा सा चौक कर जाए वो और हमारे लिए रास्ता थोड़ा आसान रखें। ये दूसरा, इसमें एक पॉइंट प्रीवियस मैच के अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा। जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी टीम स्ट्रेटजी बनानी है, कल आपके पास आपने जितनी टाइम टेस्टेड चीजें करनी थी, बट हम बात मल्टीपल टाइम करते रहे। अच्छा, लाइनअप कुछ चेंज होगा कल? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आपको इंग्लैंड के खिलाफ अपना कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहिए था, ट्राई नेशन सीरीज में करना चाहिए था, आपने नहीं किया। बट अब वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट आपके हाथ से निकल रहा है, तो अब आपको ये चाहिए कि आपने बॉलिंग के अंदर जैसे एक चेंज की, अब आपको हैदर अली की जगह फ़खर को इंडक्ट करना चाहिए। और आइडियल सिनेरियो ये है कि बाबर को अपनी ईगो को साइड पे रखना चाहिए और फ़खर को ओपन कराए, खुद नंबर 3 पे आए, उससे आपकी ओपनिंग भी सेटल होगी। जो पावर प्ले के अंदर आपको लगता है कि बाबर कभी मतलब नंबर 3 पे आएंगे? लगता तो नहीं है, लगता होता तो वो जब 1.5 साल से हम बात कर रहे हैं, 1.5-2 साल से, और एक ही बात हमने बार बार की कि आइडियल देखें होता क्या है कि जब आप जीत रहे होते हो तो आपकी जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं, आपकी डेफिशिएंसीज होती हैं, लूप होल्स होते हैं, वो हाइड हो जाते हैं। हम जब जीत भी रहा था पाकिस्तान यूएई की कंडीशंस के अंदर, पाकिस्तान की कंडीशन के अंदर, तब भी मैं बात करता रहा, हमेशा करता रहा कि ये आप जीत तो रहे हो बट ये आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा नहीं देगा। अभी सुबह मैंने जो ट्रांसमिशन प्री मैच हम कर रहे थे उसमें भी मैंने यही बात की कि आइडियल केस तो ये है आगे फ्यूचर के लिहाज से कि आपको अपनी ईगो साइड पे रखनी चाहिए और अपने आप से बड़ा टीम को समझना चाहिए। और आइडियल तो ये है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिहाज से कि आपका शर्जील और फ़खर जमान ओपनर होने चाहिए T20 के अंदर। चले ओडीआई में आपका जो भी कम्बिनेशन है, बाबर आता है या फ़खर के साथ मामूल कल किसको ओपन करना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? अभी तो जो आपका लिमिटेड स्लॉट है, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, लिमिटेड स्लॉट के लिहाज से तो आपका ये है कि फ़खर और रिजवान ओपन करे, ठीक है, और बाबर को नंबर 3 पे आए और शान मसूद 4 पे आके तो फिर अपनी इनिंग्स को बिल्ड करें। ये तो आइडियल कम्बिनेशन बनेगा आपका। बट इनकी अप्रोच डिफरेंट है, ना ये किसी की बात सुनते हैं ना मानते हैं, अपना एक उनका सर्टन शेल है और अपने 2-4 बंदों की उनका थिंक टैंक है, वो उसके अंदर ना किसी की एडवाइस लेते हैं ना किसी को मुदाखलत करने देते हैं। अब वो मुगद भी इसी वजह से रहे हैं कि अगर वो अपना बड़ापन का मुजाहरा करते, मैंने हमेशा कहा अगर उनको लगता है कि उनकी अप्रोच ठीक है तो आप हमेशा पे जीत भी रहे होते। आप रन्स करके भी हार जाते हैं, कोई इवेंट नहीं जीत पा रहे 2 साल से,
इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। ये ओपनिंग पेयर को चेंज हो जाना चाहिए, यही हमने देखा है कि अब ये नहीं ओपन सही कर सक रहे। देखे ना, आपका स्टीव स्मिथ को बैठा दिया गया डगआउट के अंदर, जो रूट का मैंने जैसे बार बार बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड का नंबर 1 प्लेयर है, उसको नहीं दिया गया चांस। तो तमाम टीम इस फार्मूले पे काम करेंगे। ऊपर हमने ये कहना, बटलर 5वें नंबर पे खेलता था, वो ऊपर आगे करता है कि वो तेज खेलता है, तो हर टीम इसको करिए। गप्टिल इतना बड़ा नाम था न्यूजीलैंड की तरफ से, वो उस तरह अब तेज नहीं खेल रहा था। एक साल हो गया, उन्होंने उसकी जगह एलन को डाल दिया जो यंगस्टर आगे तेज खेल रहा है। अब क्रिकेट इसी तरह ही है। तो अब आपको T20 के अंदर आपके पास ट्राइड एंड टेस्टेड 2 प्लेयर हैं, फ़खर और शर्जील। आपको राइट आफ्टर वर्ल्ड कप अपनी, मेरा ख्याल है अगर तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होता और इसी तरह बुरा खेल के हम वापस आते हैं, तो एक बड़े लेवल पे डिसेक्शन होगी, बड़े लेवल पे पोस्टमार्टम होगा। बाबर की कैप्टनसी के ऊपर ही बातें आएंगी। बाबर की कैप्टनसी के ऊपर भी आएंगी। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल वो खुद है, क्योंकि टीम चेंजिंग के अंदर भी उसने खुद की। ये लड़के जो लिए, ये भी मोस्टली हमें पता चला कि उसने खुद लिए। और जो उसके ऊपर एक एलिगेशन आता है कि दोस्तियां निभाई जाती हैं, अब वो उसकी तरफ से या निभाई गई या नहीं निभाई गई, वो तो बेहतर जवाब वही देंगे। बट एक जो मीडिया पे प्रेशर है, तो रिस्पॉन्सिबल तो इंटायरली इस सारी चीज़ों का 50-60% बाबर खुद है। 20% आप सिलेक्शन कमेटी को कह सकते हो और 20-30% आप चेयरमैन साहब को भी कह सकते हो कि वो इन सारी चीज़ों के ऊपर, आखिर पूरे हेल्म ऑफ अफेयर का जो हेड है वो तो फिर चेयरमैन पीसीबी होता है। अगर निचला कोई मिस्टेक कर रहा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको ठीक करना। तो ये अब मेरा ख्याल है बड़े लेवल पे चीज़ें चेंज होंगी। बट अभी के लिहाज से हम यही बात कर रहे हैं कि फ़खर को रिजवान के साथ ओपनिंग करनी चाहिए और एक पूरा थ्रोटल पे जाके इसको लेके चले, ताकि आपको बड़ा टोटल सेट करें और एक कॉन्फिडेंस भी टीम के अंदर। अभी तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत गिरा हुआ है। बिल्कुल। अभी तो आपने एक मोमेंटम पकड़ना है कि हम जीत सकते हैं, हम बड़े मार्जिन से भी जीत सकते हैं। तो वो एक दफ़ा मोमेंटम आपने पकड़ लिया और अल्लाह ने अगर साथ दिया, पाकिस्तानी टीम का कोई इस तरह का सिनेरियो बन गया कि हम आगे आ सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर आपका मोमेंटम बना होगा तो आप आगे थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा मुझे बताएं कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो क्या उधर ही हमारे पाकिस्तान के चांसेस गिर जाते हैं आगे क्वालिफाई करने के? वो बिल्कुल फिर ऑलमोस्ट 0 पे चले जाएंगे, क्योंकि फिर उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा खरीफ है नहीं है साउथ अफ्रीका का जिसके अगेंस्ट उनका मैच हो और वो फिर उनको हराना। क्योंकि यही एक विंडो हमारे पास कल के मैच की बनती है जिसपे हमें लगता है कि शायद भारत अगर उनको हरा देता है, अदरवाइज तो फिर ना होने के बराबर वाले एक और सिनेरियो है कि अगर कल बारिशें हो जाएं तो उसमें किसको फायदा होगा? देखिए, वो तो हमें नुकसान में ही आएंगे। ऑलरेडी हमारे नुकसान में है। अगर खासतौर पे हमारा मैच भी नहीं होता तो फिर तो हमारे बहुत नुकसान में है, क्योंकि हम तो 0 पे खड़े हैं, अभी तो पॉइंट ही कोई नहीं है। तो वो फिर हमने 2 पॉइंट लेने हैं और टीम भी बहुत हल्की है और उससे हमने उसी तो पॉइंट लेने हैं। वो भी ना ले पाए तो फिर तो वो सारा पाकिस्तान के नुकसान में जाएगी, फिर तो फेवर ही कुछ नहीं है हमारे। तो कल बारिश नहीं होनी चाहिए, इवन मैचेस होने चाहिए, तीनों मैचेस होने चाहिए ताकि मैचेस होने चाहिए और मतलब हर टीम को फेयरलेसली खेलना चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान के पास तो अब मैंने जैसे कहा डू एंड डाई वाली सिचुएशन, अब तो बचा ही कुछ नहीं है हमारे पास। ना डर के अलावा, डर वाला मामला भी छोड़ दें, अब आपने क्या गेन कर लिया उस तरह की स्केयर्ड क्रिकेट खेल के। अब तो टोटल एग्रेसिव मोड पे जाएं और अटैक करें, गो फॉर द किल जैसे बोला जाता है क्रिकेट के अंदर, ताकि वो दूसरी अपोजिशन को गिराएं। उसमें ये एक चीज़ ज़रूर होगी कि अब आपको ना अपने बैटिंग ऑर्डर को, जिस तरह हमने ओपनर की बात की, मिडिल ऑर्डर को भी देखना पड़ेगा। अगर तो मिडिल ऑर्डर में कल कौन कौन जाना चाहिए आपके मुताबिक? तो उसमें वही मैं बात कर रहा था कि अगर आपको लगता है कि बाबर ओपनर नहीं करता है और फ़खर 3 पे आता है, तो अगर तो आपको बाबर या रिजवान से कोई जल्दी आउट हो जाता, फिर तो शान मसूद को आना चाहिए तीसरे नंबर पे। बट अगर इनकी ओपनिंग थोड़ी चल जाती है तो फिर आपको शान मसूद को आप रोक सकते हैं, फिर ऊपर आप उसको फ़खर को लेके आ सकते हैं और फिर आपने इफ्तिखार के रोल को भी डिटरमिन करना है कि उसको एंड में यूज़ करना है या शुरू में इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए लेके जाना है। तो मेरा ख्याल है इस तरह आपको ऑल्टर करना पड़ेगा। और लास्ट मैच में भी हमने देखा कि शादाब को ऊपर भेजा गया। शादाब एक ऐसा वैसे प्लेयर है कि जिसको आप हर नंबर पे भेज सकते हो, बट उसकी शॉट जो थी, शॉट सिलेक्शन बहुत बुरी थी, जो उसकी एक गलत शॉट हमें मैच कॉस्ट कर गई। अब बात तो फिर हम सब प्लेयर पे कर सकते हैं 11 के 11 पे, बट उस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन बड़ी स्टेबल थी और हम ऑलमोस्ट 40 से बिलो रन चेज करना था, 3 आउट थे हमारे। उधर से उस शॉट की वजह से पहले उन्होंने छक्का लगाया, अगली बॉल पे उन्होंने रैश थ्रो खेला और अपनी विकेट थ्रो कर दी। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं गेम अवेयरनेस के ऊपर। अगर इफ़ यू हैव अ गुड गेम अवेयरनेस तो आपको सर्कमस्टांसिस के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना आसान होता है। अगर प्लेयर को या कैप्टन को गेम अवेयरनेस नहीं है और वो अंदाज़ों के साथ चल रहा है, स्पेकुलेट ही जस्ट करी जा रहा है, अच्छा इसको दे देता हूँ, अब उसको देता हूँ, मुझे क्लियरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ बहुत क्लियर कि आप जब बॉलिंग लाइनिंग चेंजिंग कर रहे होते हो तो 90% आप ब्लंडर ये मार रहे होते हो, आप अंदाज़ों से कर रहे होते हो, अच्छा इसके 2 हो गए, इसको करवा लो।
आप किस तरह इमेजिन कर सकते हो भारत के अगेंस्ट कि आपको पता है कि भारत स्पिनर पे अटैक कर रहा है, तो आप लास्ट ओवर स्पिनर के लिए छोड़ा, आपको पहले उसको क्लोज कर देना चाहिए था, और आपका अगर नवाज से बॉल नहीं हो रही तो इफ्तिखार को ही कवर करवाते। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गेम अवेयरनेस के अंदर आती हैं। आपकी कैप्टन का पता चलता है ये कितना श्रूड है, इसको कितनी गेम सेंस है, किस तरह करता है। फिर इसी तरह बैटिंग, लाइक वाइज बैटिंग के अंदर भी कैप्टन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि उसको पता मेरा किस प्लेयर स्पिनर आए हैं तो अच्छा जी शादाब को आना चाहिए, पेस अटैक आया है तो शादाब कोई जगह नहीं बनती, अब नवाज को बनता है। फिर आपको लगता है बॉल बाउंस ज़्यादा आ रहा है तो हैदर अली को या भेजना तो ऊपर भेजना, हैदर अली को आप छठे नंबर पे भेज रहे हो। ये तो कॉमन सेंस की बात थी कि हैदर अली जो है वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, एंड का फिनिशर वाला रोल नहीं है उसका। वो पहले थोड़ी इनिंग्स बिल्ड करता है, थोड़ा 5-10 बॉलें लेता है, फिर वो अटैक करता है। अगर आपने यही रोल हैदर अली से जो करवाया है, अगर आपको छठे नंबर पे बैट्समैन रिक्वायर्ड था तो आसिफ अली को क्यों ड्रॉप किया आपने? फिनिशर के रोल के ऊपर तो अभी है ही सिर्फ आपके पास आसिफ अली, तो आप इतना बड़ा ब्लंडर कैसे मार सकते हो कि जो छठे नंबर का रोल था वो उस बैट्समैन को ड्रॉप कर दिया, और जो तीसरे नंबर पे बैट्समैन खेलता है उसको आपने छठे नंबर वाला रोल दे दिया। देखिए क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है कि आपका कोई बैट्समैन न्यू बॉल के साथ खेलता है, ओपनर खेलता है या दूसरी, तो उसको आप मिडिल ऑर्डर पे ले आए, या मिडिल ऑर्डर पे खेलता है तो उसे ओपनर करानी शुरू कर दें। बहुत कम होता है कि इस तरह आप एक्सपेरिमेंट करें वो सक्सेसफुल हो जाए, 100 में से 1 इन अ ब्लू मून से होता है। इसी तरह बॉलिंग के अंदर जो न्यू बॉल से बॉल करता है, ऐसे हो नहीं सकता कि वो पुरानी बॉल से डेथ बॉलिंग अच्छी करे। जो डेथ बॉल से अच्छी बॉल करता है वो न्यू बॉल अच्छी नहीं कर सकता। अच्छा इरफान, अगर तो पहले जाता है नेदरलैंड्स बैटिंग की तरफ, ठीक है, और पर्थ की विकेट है, आप कहते हैं फास्टेस्ट विकेट है, तो बॉलिंग ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए? बॉलिंग ऑर्डर तो आप चेंज करने की जरूरत नहीं है। लास्ट मैच ने आपकी बॉलिंग ने आपको बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिया है, ठीक है। आपने उनको 130 पे कंटेन किया था, और इवन दो मुझे लगता है कि जिस तरह 97 पे हमने जिम्बाब्वे के साथ आउट कर दिए थे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लड़के रिलैक्स करके अगर उधर थोड़ा सा और अटैक करते तो हम उनको कंटेन कर सकते थे 110-15 तक, और शायद वो मैच हम 3-4 ओवर पहले जीत जाते। तो उधर भी कैप्टनसी का ही लैक मैं बोलूँगा, लड़कों का भी कसूर है कि आपको थोड़ा सा वो जो अग्रेसिव सोच है ना, इंटेंट जो है ना, वो नहीं छोड़नी चाहिए। तो वो उसमें कैप्टन को चाहिए था कि जैसे मैं मल्टीपल टाइम कह रहा हूँ कि ये सारी गेम अवेयरनेस जो होती है ना, इसका ऑनेस्ट घूम फिर के जो आएगा वो कैप्टन के ऊपर आएगा। क्योंकि मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि लास्ट अगर 2 डेकेड के अंदर देखें तो 2 कैप्टन हमें स्टैंड आउट नजर आते हैं। 2000 से लेके 2010-11 तक हमें एक ही नाम नजर आता है, वो रिकी पॉन्टिंग का नजर आता है कि जिस तरह उसने आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी की और 10 साल किसी टीम को उसने हिलने नहीं दिया, क्योंकि उसके पास आल्दो की टीम बहुत बड़ी थी, बट उसकी जो कैप्टनसी की अप्रोच होती थी वो बहुत अटैकिंग होती थी। रिगार्डलेस वो T20 खेल रहा है, ODI खेल रहा है, टेस्ट मैचेस खेल रहा है, सिर्फ उसका एक ही सोच होता था कि मैंने अपोजिशन को गिरा देना है, दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं देनी। फिर हमें ग्रेट धोनी का मैं नाम लूँगा। इंडिया की एक बहुत ही एवरेज टीम थी 2006-07 तक, हालांकि नाम बहुत बड़े बड़े थे, जिसमें आपके पास तेंदुलकर भी आता है, सहवाग भी आता है, आपके पास युवराज भी थे, आपके पास लक्ष्मण भी थे, ड्रेविड भी थे, बट आप देखेंगे स्टैट्स को 60-70% मैच हारते थे, वो कोई इवेंट नहीं जीत पाते थे। जैसे ही एक कैप्टन ऐसा आया जिसको प्रॉपर गेम सेंस थी, गेम अवेयरनेस थी, उसने पहले T20 के अंदर इन सारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनको साइड पे बिठाया, यंगस्टर को डाला, पहला वर्ल्ड कप उसने जिता दिया टीम को। 2011 के वर्ल्ड कप में वो आया, उसने अपनी टीम को टाइटल जिता दिया वर्ल्ड कप, ठीक है। फिर वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए आया 2013 में, उसने अपनी टीम को चैंपियन ट्रॉफी जिता दी, यानी कि अपने कैप्टनसी के अंदर अपने कंट्री को तीनों बड़े उसने इवेंट जिता दिए। फिर बायलैटरल सीरीज की बात कर लेते हैं, उसने हर मुल्क के अंदर जाके अपनी टीम को विक्ट्रीज दिलवाई। तो इस क्या था फ़र्क, क्या था? सिर्फ कैप्टन की सोच था। अब इसी तरह कंपैरिजन में आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट कैप्टन उसको जब किया गया तो सब्सिक्वेंटली फिर बाद में विराट कोहली आया, तो विराट कोहली की सक्सेस ज़ीरो रही, उसके कंपैरिजन में आप कोई टाइटल नहीं जीत पाए। सीरीज जरूर जीते थे आप, टेस्ट सीरीज, बट वनडे और T20 में कोई इवेंट नहीं भारत जीत पाया। इवन टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी वो न्यूजीलैंड से हार गए। क्या मसला था कि विराट कोहली एज ए प्लेयर तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो जब एज ए कैप्टनसी गेम अवेयरनेस इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, हमारी मिस्टेक क्या करते हैं, हमने टोटल फॉलो किया इसके अंदर भारत को। भारत ने जिस तरह विराट कोहली को लगाया था कैप्टन के, भारत का सबसे मेन प्लेयर जी, सबसे बेस्ट प्लेयर विराट कोहली है, उसको कैप्टन लगा दो। हमने भी वही गलती की कि अच्छा जी हमारा सबसे बेस्ट प्लेयर बाबर आजम है तो सरफराज को साइड पे करते हैं, इसको रख के क्या करना हमने, वो छोड़ दिया हमने। उसकी गेम अवेयरनेस कितनी है, वो कितना श्रूड है, कितना वो क्रिकेटिंग सेंस रखता है, उसको फारक किया। बेस्ट आपका जी बेस्ट प्लेयर बाबर है, उसको कैप्टन बना दें। वही वाली बात होती है ना कि जो बेस्ट प्लेयर होता है मे बी वो बेस्ट टीम लीडर नहीं बन सकता। यही मैं बता रहा हूँ ना। तो आपने ब्लंडर मारा, अपनी क्रिकेट के साथ मजाक किया कि क्रिकेट के अंदर आपने मिकी आर्थर को जब सरफराज को हटाया
तो इतना ज़्यादा आपने वो ज्यादती की कि उसके बाद आप उसको समअप ही नहीं कर पाए। ठीक है इरफान साहब, आप कल के बॉलर्स को और बैटर्स को क्या टिप देंगे? टिप, हमारी टिप से उन्होंने किधर चलना है जी, उन्होंने चलें हम पाकिस्तानी टीम का हौसला बुलंद कर दें। नहीं, उसमें यह है कि बड़ा सिंपल सा फार्मूला है बॉलर के लिए। तो मैंने अभी आज भी 2 दफ़ा बात की कि इनको अटैक करना है, कोई दूसरी थॉट ही नहीं है आपके पास। आपने कोशिश करना है कि 100 या 110-20 के अंदर आपने कंटेन करना है, विकेट उठा के विकेट लेने की तरफ जाना है। आपने पहले दोनों मैच हारे इस वजह से कि आप रन रोकने की तरफ गए। T20 क्रिकेट इज एक्सट्रीमली डिफरेंट क्रिकेट, इसमें आप रन रोकने की तरफ नहीं जाएंगे, आपने अटैक करना, सिर्फ आउट करने हैं। बस एक सिंपल फार्मूला है T20 के अंदर। और बैट्समैन के लिए भी एक ही फार्मूला है कि आपने एक तो पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप एक एंड पे आप कंटेन करें, दूसरी तरफ से अटैक करें, और फार्मूला आपका जो यही रहेगा, आपने टोटल अटैक की तरफ जाना है। आपने ये नहीं, अगर आपकी विकेट गिर भी जाती है तो जिस तरह हम एक शेल में चले जाते हैं कि अभी हमने जी अच्छा जी 10 ओवर 3-4 ओवर तो बिल्कुल बाउंड्री नहीं लगानी, अभी हमारी विकेट गिरी थी। आपने रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं रोकनी, आपने सिंगल डबल कंटिन्यूसली रखनी है। हमारे पहले अगर मैच के दोनों मैच में देखें, पहले मैच में रिजवान ने 16 डॉट बॉल खेली, सेकंड में 11 खेली। अगर वो 16 या 11 बॉल्स पावर प्ले के अंदर खेल के आउट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने पावर प्ले भी वेस्ट कर दिया पहले 6 ओवर, जो आपने उसमें से जूस निकालना था, यूटिलाइज करना था पावर हिटिंग करके। आपने जो 50-60 करना था, आप 20-25 पे आ गए, 20-25 रन आप उधर शॉर्ट हो गए। वही सिमिलरली इम्पैक्ट आया इन्फ्लुएंस मिडिल ऑर्डर के और लेट मिडिल ऑर्डर के ऊपर। उनके माइंड के अंदर भी डग आउट में आपने डाउट्स डाल दिए कि हमने जी ओपनर ने तो स्कोर ही नहीं किया, अब हमने तेज़ खेलना है। वो बेचारे पहले ही मरे हुए हैं अपनी तनकीद की वजह से, जिस तरह की पूरे 1 साल से हो रही है, ऊपर से ये उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो समहाउ फिर वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये इंटेंट ये बैटिंग के अंदर भी होनी चाहिए। अब जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब आपके पास यू हैव नथिंग टू लूज, आप अटैक के लिए जाएँ। आप इस चीज़ को 100% माइंड से निकाल दें कि हम कम टोटल पे आउट हो गए तो क्या हो जाएगा, हम हार गए तो क्या हो जाएगा। यू हैव नथिंग टू लूज, आप जाएँ, गो फॉर द किल। और इससे वर्स्ट आपके साथ कुछ हो नहीं सकता जो आपने 2 मैचेस में अपने साथ करवा लिया है। और वी स्टिल विश देम वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे कि हमारी टीम जीते और आगे थ्रू भी करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान। तो व्यूअर्स, आज का हमारा शो पहुंच रहा है अपने इख्तिताम पे। यही हम फाइनल एक मैसेज दे के जाएंगे कि कल सब दुआ करते हैं कि जो हमने पेशन गोई की है उसी तरह सारी टीमें मैच जीतें, ताकि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में देख सकें। कहीं हम फिर मिलेंगे आपसे कल, कहीं जाइएगा मत। अल्लाह हाफिज़।